ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। नमस्कार। विज्ञान भारती के आज के अंक में हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान मिशन की, बताएंगे प्रसारण की नई तकनीकों के बारे में, पेश करेंगे एक लघु रूपक डिजिटल हेल्थ केयर के ऊपर और अंत में बात करेंगे जुलाई महीने में मनाए जाने वाले कुछ विशेष दिवसों के बारे में। कार्यक्रम के आरंभ में बातें चंदा मामा की। चंद्रमा, रात के आकाश में इस जाने माने गोले ने खगोलविदों और सामान्य व्यक्तियों दोनों की ही कल्पना को समान रूप से प्रेरित किया है। अनादिकाल से ही मनुष्यों ने चंद्रमा की सुंदरता पर काव्य रचे हैं और इसका उपयोग समय की गणना करने और समुद्र को पार करने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक काल में पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को इस मान्यता की वजह से भी अधिक महत्व मिला है कि सौर मंडल, विशेष रूप से पृथ्वी के उद्भव और विकास को समझने में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है। इसके अलावा चंद्रमा के मूल्यवान संसाधन और कम गुरुत्वाकर्षण मनुष्यों के लिए इसे विशेष आकर्षक बनाते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर विक्रम और रोवन प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब इस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 20 जुलाई 1969 का दिन मानव सभ्यता के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन अमेरिका द्वारा भेजे गए अपोलो चंद्रयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। शानदार, अद्भुत, जबरदस्त, अंतरिक्ष के हम ही सिकंदर। आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में हमें और अधिक बता रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में खगोल विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सिद्धार्थ सव्यसाची। आइए जानते हैं उनसे इस मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी। चंद्रयान मिशन जो पूरा है, जिसमें 3 यान अभी तक चंद्रमा पर जा चुके हैं। शुरू में जैसा कि आप सबको पता होगा, 2008 में पहला चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया था चंद्रमा की तरफ और उसका मिशन लाइफ टाइम था लगभग 1 साल। उसे 2 साल तक चलना था, वो 1 ही साल चला, लेकिन उस 1 साल में उसने बहुत कुछ कर दिखाया। उसके उद्देश्य जो थे वो इस तरह के थे कि चंद्रमा की सतह पे जो डस्ट है, जिसे हम लूनर डस्ट कहते हैं इंग्लिश में, लूनर डस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें केमिकली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे हमें पता था पहले से कि सोडियम है, पोटेशियम है, वगैरह वगैरह, लेकिन क्या उसमें पानी के कण भी हैं, क्या उसमें जल के कण भी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में। चंद्रयान 2 के बारे में हम सब जानते हैं। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रयान 2 का, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि किस तरह से, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके चंद्रमा पे। ताकि सॉफ्ट लैंडिंग क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा जोर से गिरा तो पूरा सैटेलाइट ही टूट के नष्ट हो जाएगा। न केवल सैटेलाइट टूट के नष्ट होगा, बल्कि उसके अंदर के जो यंत्र हैं जिससे लूनर सरफेस को
स्टडी करना है वो सारे भी टूट जाएंगे। चंद्रयान 3 ने जो थोड़ी सी कमी रह गई थी सॉफ्ट लैंडिंग की, न केवल वो पूरी की बल्कि एक छोटा सा यान चंद्रमा की सतह पे उतारा जो अपनी रोबोटिक आर्म जिसकी एक्टिवेट हुई और वो वहां जाके कुछ घंटे उसने काम किया तो पूरी तरह से सारे उद्देश्य पूरे हो गए। अब भविष्य में चंद्रयान 1, 2, 3 की उपलब्धि के बाद अब ऐसा हो पाएगा न केवल हम अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाएंगे बल्कि एस्ट्रोनॉट्स न भी जाएं तो भी चंद्रमा की सतह से हम सैंपल्स वापस भी ला सकते हैं। ये सॉफ्ट लैंडिंग होना, इसकी तकनीक डेवलप करना बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी वजह से ये सैंपल कलेक्ट करके हम वापस ला सकेंगे। हमने जितना कम ईंधन हो सकता था उतने कम से कम ईंधन में काम चला के इसको न केवल काम चलाया बल्कि एकदम पूरी तरह सही ढंग से इसे लैंड भी कर पाए, कम से कम ईंधन उपयोग करने के बावजूद। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब याद करते हैं सन 1927 में 23 जुलाई का वो दिन जब बॉम्बे स्टेशन से हुई देश में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने अपने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की और 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए 1936 में ही पहले न्यूज बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। दिस इज आकाशवाणी। आकाशवाणी के जरिए नई तकनीकों के साथ देश भर में प्रसारण अनवरत रूप से जारी है। डिजिटल प्रसारण के उच्च तकनीकों से लैस आकाशवाणी अपने मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के उच्च मापदंडों को आत्मसात करता डिजिटल प्रसारण का दायरा बहुत बढ़ गया है। प्रसारण की नई तकनीकों के बारे में हमने बात की आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी निदेशक सुदर्शन अंसोलिया से। क्योंकि हमारे देश में एफएम जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। उसकी खासियत अगर हम कहेंगे कि मीडियम वेव या शॉर्ट वेव के कंपैरिजन में तो सबसे ज़्यादा यही है कि उसकी क्वालिटी जो है वो उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। हाई फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है और उसकी जो डाटा है ट्रांसमिशन, क्योंकि आजकल हम डिजिटल ऑडियो को यूज़ करते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं सभी जगह पे, डिजिटल ट्रांसमीटर्स भी हैं। तो ये डिजिटल ट्रांसमीटर्स होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसमें बाहरी जो इंटरफेरेंसेस हैं वो कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर निकाले जा सकते हैं और उसकी आवाज़ को या सॉन्ग्स क्वालिटी को पूरी तरह से जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको रखा जाता है और जिस क्वालिटी में वो रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वो सीडी क्वालिटी हो या हम जिस भी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किए हैं या हमें उपलब्ध है, वो हमारे ट्रांसमीटर पर भी जाती है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हम कहें एफएम की जो खासियत है, क्योंकि हर जगह पर एक छोटे से छोटे इक्विपमेंट में भी, चाहे वो कार के रिसीवर्स हों या हम कहें मोबाइल के रिसीवर्स हों, सभी पर वो एफएम की फ्रिक्वेंसी आपको उपलब्ध है और बहुत आसानी से, बहुत छोटे एंटेना की वजह से वो हम उस फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक बहुत छोटे से इक्विपमेंट पे एफएम रिसीव कर सकते हैं और साथ में उसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी एक हम ये कहेंगे कि हमारी जो कानों से सुनी जाने वाली क्वालिटी है जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते, वो सबसे अच्छी क्वालिटी उसमें प्राप्त होती है। दूसरा चीज़ ये है कि हम जब ट्रांसमिशन करते हैं तो हम कहीं पे भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में भी, चूँकि जब कार चलती है, स्पीड से चलती है, तो उसमें उस फ्रिक्वेंसी पर मूविंग कंडीशंस में भी उस क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हम हाईवेज़ पर या कहीं पे भी चलते हुए, कहीं पे भी गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे सुने तो हमें पूरी अच्छी क्वालिटी में गाने सुनाई देते हैं, कार्यक्रम सुनाई देते हैं और हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। प्रसारण के कुछ नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। आइए और जानते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में एस्ट्रोनॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ सव्यसाची से। एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। वो यंत्र क्या करता है, अगर आप उसे एंटेना से जोड़ दें और उसमें थोड़ी पावर दे दें, वो पावर कहाँ से आएगी, आप उसे अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं USB के द्वारा और उससे एक एंटेना जोड़ दें जो सही फ्रीक्वेंसी पे काम करता हो। अगर आप ये कर सकें तो न केवल आप रिसीव कर सकते हैं बल्कि ट्रांसमिट यानी प्रसारित भी कर सकते हैं।
क्या रेडियो का प्रसारण इस माध्यम से हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रेडियो स्टेशन हैं जो अपने लाइसेंस लेके या कमर्शियल या पर्सनल लाइसेंस लेके छोटे से एरिया में ट्रांसमिट करते हैं अपना पर्सनल रेडियो या अपना कमर्शियल रेडियो। तो इस चीज़ को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इसके, वैसे तो रेडियो जहाँ तक हो जनता में सब जगह ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध है, लेकिन अगर प्रसारित करने का माध्यम हो जाए तो न केवल शहर के लोग बल्कि ग्रामीण लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो उसका नाम है। तो उसके माध्यम से हम ये डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके जिस तरह से भी हो एंटेना के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। ये तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, ये वही है। सिर्फ इतना फ़र्क है अभी कि इस टेक्नोलॉजी को मिनिएचराइज करके यानी छोटे रूप में लाके उसे बजाय लाखों या करोड़ों का इक्विपमेंट हो, उसके बजाय 10,000, 20,000, 30,000 में ये उपकरण उपलब्ध हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इस टेक्नोलॉजी से। डिजिटल हेल्थ केयर विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जो पेपरलेस है। ना इलाज के लिए बनाई जाने वाले किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, ना किसी रिपोर्ट की फाइल बनानी होती है। सब कुछ दर्ज हो जाता है एक हेल्थ कार्ड में जो पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है। इसके अंतर्गत आभा आईडी बनाकर दिया जाता है। इस संदर्भ में हमें बता रहे हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित। जो डिजिटल हेल्थ केयर है ये एक साइंस का वरदान है जो कि हमें हेल्थ केयर डिलीवरी अच्छे से डिलीवर करने में हेल्प करेगा। डिजिटल हेल्थ केयर में जैसे एक आभा आईडी बनती है, आभा आईडी में व्यक्ति अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड भी रख सकता है। उस आभा आईडी के माध्यम से वो अस्पतालों में अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। प्लस जैसे उन्होंने एक्सरे कभी कराया और 3 साल बाद वो एक्सरे की कॉपी चाहिए तो वो भी उस रिकॉर्ड में उसके व्यक्तिगत अपने पास रहेगी। तो ये आभा आईडी से इवन जब आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। आप अपना आभा आईडी का स्कैन करेंगे और आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ भी आप डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट भी आभा आईडी के थ्रू पहले ही ले सकते हैं। तो जो घंटों आपको लाइन में बाहर खड़ा रहना पड़ता था उससे आप बच जाएंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर के चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष जैन डिजिटल हेल्थ कार्ड के साथ टेलीमेडिसिन की महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेजेस समाज को मिल रहे हैं, जिसमें एक टेलीमेडिसिन पद्धति है जिससे पेरिफेरी में, गांव में, दूर दराज एरिया में जहां से डॉक्टर और स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की उपलब्धि नहीं हो सकती, में टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोकल और दूर दराज के अस्पताल के विशेषज्ञों का कांटेक्ट हो जाने से रिकॉर्ड्स और पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री और जांच का आदान प्रदान करने से मरीजों को अपनी जगह पे छोटे शहर में अच्छा और सही इलाज प्राप्त हो सकता है उन मरीजों में जिन लोगों में दूर तक जा पाने की संभावना नहीं रहती है। तो कम खर्चे में अच्छा इलाज दूर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलने में टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा उपयोगिता है। वहीं पे मरीज का फॉलोअप करके उसको समय समय पर इलाज को गाइड करने में भी बहुत उपयोगिता साबित हो रही है। तो ये भी हेल्थ केयर के लिए बहुत उपयोगी पद्धति है जिसके थ्रू आज के उसमें हम लोग डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से साइंस को डिजिटलाइजेशन से बहुत फायदा मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इससे मरीजों को फायदा मिल रहा है जो कि इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। जिला चिकित्सा अधिकारी इंदौर डॉक्टर संतोष सिसोदिया बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल हेल्थ कार्ड उपयोगी बना हुआ है। ये विज्ञान का चमत्कार है कि अब डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री जी की योजना उसके तहत ये चला, डिजिटल मिशन चला। हमने स्वास्थ्य विभाग में भी मरीजों का बिल्कुल पेपरलेस प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इंदौर में हम लोग करीब लाखों लोगों के आभा आईडी बना चुके हैं, जिसमें जिसे भी डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे तो आपकी फाइल पूरी उसमें लोड हो जाएगी और एक वो कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको। बस उसमें कार्ड में आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, क्या इलाज चल रहा है, आपको क्या बीमारी है, आपको कोई कहीं
यूपी हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे आप, तो ये प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक स्वास्थ्य विभाग में भी एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो अब QR कोड लगा हुआ है, वहाँ आपको लाइन में भी जरूरत नहीं रहेगी खड़े होने की। एक QR कोड से आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा और वहाँ भी आपको ज्यादा लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डॉक्टर साहब भी वहाँ तुरंत देख लेंगे और आपका जो कार्ड है वो कार्ड आपका जैसे कंप्यूटर में लगाएंगे आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा, क्या बीमा क्या इलाज चल रहा है। तो एक ये बहुत अच्छी योजना है डिजिटल मिशन। तो हम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग ये भी बताना चाहूंगा कि अधिक से अधिक शासकीय अस्पताल में या ID बना ले हैं अपने आप जाके, ये ID फ्री बनती है और आपका पूरा डिटेल ट्रीटमेंट आ जाएगा, उसमें आपकी बीमारी आ जाएगी। एक कार्ड खाली पर्स में आपको आधार कार्ड जैसा पर्स में रखना पड़ेगा, उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी आपकी। डिजिटल हेल्थ केयर नए आयाम, इस संदर्भ को रेखांकित करती हुई अनुभूति निगम कहती है, आपका अपना शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज के इस बदलते परिवेश में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं डिजिटल हेल्थ केयर के माध्यम से। AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग में प्रगति डिजिटल हेल्थ केयर में बड़े बदलाव ला रही है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां न केवल नई दवाओं के विकास में तेजी लाती हैं, परंतु कई मामलों में वे पूरी तरह से ही चिकित्सा की एक नई श्रेणी भी प्रस्तुत करती है। डिजिटल स्वास्थ्य की व्यापकता उपभोक्ताओं को उनकी जानकारी तक अधिक पहुंच और स्वामित्व प्रदान करती है, साथ ही डॉक्टरों को अपने रोगी के स्वास्थ्य को और भी व्यापक रूप से समझने में सहायता प्रदान करती है। डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये रोगियों को और उनके डॉक्टरों के बीच संबंधों के साथ बेहतर बनाती है, रोग निवारक रणनीतियों का विस्तार कराती है और स्वास्थ्य सेवा को मूल्य आधारित उपचार। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की अवधारणा स्वास्थ्य देखभाल के लोकतांत्रिकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे डिजिटल टूल के अभिनव प्रयोग ने कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों के आपातकालीन कक्ष में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को काफी सहायता प्रदान की। साथ ही डिजिटल हेल्थ केयर परिदृश्य में बदलाव, इंजेस्टेबल सेंसर, रोबोटिक केयर गिवर और दूर से मरीजों की निगरानी करने के लिए डिवाइस और ऐप में भी निरंतर विकास जारी है। जुलाई माह के प्रथम दिवस को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एक चिकित्सक को कितनी अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि उसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इस दिवस के विषय में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित। डॉक्टर्स का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान के बाद डॉक्टर ही है जो रादर भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर है, क्योंकि वो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर देता है। और ये डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है कि जो डॉक्टर्स सेवा करते हैं अपने कई बार पर्सनल समय जो उनको परिवार को देना चाहिए उस समय अस्पताल में रहते हैं। जैसे कोरोना में था तब इसमें डॉक्टरों की जो भूमिका है वो अतुलनीय है। जब सब लोग अपने घर में थे, सिर्फ डॉक्टर्स ही बाहर मरीजों को देख रहे थे। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। दूसरा, डॉक्टर्स लोगों का जो है काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है। जो मरीज की विभिन्न जिज्ञासाओं को वो पूर्ण करके उनको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी काउंसलिंग करके उनको जो मानसिक संतोष देते हैं वो काफी अतुलनीय है। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है लिवर यानी यकृत, जो विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करने और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। शुगर कंट्रोल करने में सहायक यकृत हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। यकृत का एक जटिल रोग जिसे हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, विषाणुओं के कुप्रभाव से होता है। अनेक प्रकार के हेपेटाइटिस के रूप लिवर पर आक्रमण करते हैं। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं PC सेठी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय गुप्ता। विज्ञान के विकास के दौर में जो मेडिकल साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में जो तरक्की की है, जो अनुसंधान किए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते प्रकोप के चलते नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NVHCP, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की नींव रखी, जिस
इसका मूल उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस का अर्थ होता है हेपेट मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। लिवर का इन्फ्लेमेशन जो होता है वो उसके कारण कई होते हैं, जिसमें कि वायरस की जनित बीमारी, वायरस के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से, फंगल पैरासाइट के, अल्कोहल के इंड्यूस्ड जो लिवर की बीमारी होती है वो हेपेटाइटिस कॉज करता है, कारण बनता है और उसके चलते लिवर में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। तो जो वायरस जनित बीमारी है, जो हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें ए और ई जो वायरस है वो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी क्रिएट करता है लिवर में, जो कि बॉडी इम्यूनिटी के स्ट्रांग होने पर स्वतः ही ये कंट्रोल में आ जाती है और इसमें ये दूषित खान पान की वजह से होती है। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रामक बीमारी ऐसी है जो कि वैसे ही फैलती है जैसे HIV का वायरस फैलता है, जो असुरक्षित यौन संबंध से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन संक्रमित व्यक्ति के से होने पर, टैटू और नाक कान छिदवाने के दौरान संक्रमित व्यक्ति की निडिल या सुई के प्रयोग से हेल्थी इंडिविजुअल में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायरस प्रवेश कर सकता है। इस बीमारी का जो प्रकोप है वो टीबी बीमारी में के कंपैरेटिवली इसका जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी स्टेटस बनता है हेपेटाइटिस बी और सी से। 2015 के डेटा के अनुसार 1.34 मिलियन डेथ हुई हैं हेपेटाइटिस के बी और सी के संक्रमण से, और जो कि HIV से ज्यादा और टीबी के समतुल्य उसके आंकड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जॉइंटिस होगा, पीलिया होगा, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहलाता है, जिसमें एक्यूट हेपेटाइटिस होता है जो कि मोस्टली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के संक्रमण के चलते होता है। क्या इसमें मोस्टली बच्चे चपेट में आ जाते हैं क्योंकि खान पान और हाइजीन का ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मैंडेटरी टेस्ट है हेपेटाइटिस बी की जांच होना गर्भावस्था के दौरान। तो उसके लिए फिर का सुरक्षित प्रसव चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध होता है। हेपेटाइटिस का इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन होता है। ये थोड़ा कॉस्टली इंजेक्शन होता है, पर भारत सरकार ने इसे हर डिलीवरी पॉइंट जहां पर चिन्हित डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहां पर इसकी उपलब्धता निःशुल्क सुनिश्चित की है, ताकि नवजात बच्चे में मां के संक्रमण हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नवजात बच्चे में ना जा पाए। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु, जड़, चेतन और प्राणी, हमारा रहन सहन, खान पान, संस्कृति, विचार, सब कुछ पर्यावरण के ही अंग हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहना चाहें तो चारों ओर की भूमि, जल, वायु, इसके भीतर ऊपर के सजीव निर्जीव सब पदार्थ मिलकर बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल बनाते हैं। इस जीव मंडल और मनुष्य के बीच के परस्पर अवलंबी संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं। इन संबंधों का मानव से सघन रिश्ता कायम रहे, इसीलिए प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये पर्वत, ये नदियाँ, ये झीलें गवाह है, मेरा देश एक बार फिर सुरखरू है, जो सदियों के सीने की धड़कन रहा है, वो मेरी ज़मीं का जिंदा लहू है। ये पर्वत, ये नदियाँ। विश्व प्रकृति संरक्षण की अवधारणा के अप्रतिम स्वरूप की हकीकत को बयां करती पद्मश्री समाजसेवी जनक पलटा मेघलिकन। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये बताना चाह रही हूँ कि हर साल 28 जुलाई 2024 को भी वैसे ही प्रकृति संरक्षण दिवस फिर आ रहा है। मेरा घर पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है। जो एयर क्वालिटी का टेस्ट होता है, 5 जून को मुझे उसका पुरस्कार दिया गया कि जिमी मैगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मेरा घर है, वो जगह का नाम गिरि दर्शन है, और जो पानी है वो भी पूर्णतः शुद्ध है। केमिकल नाम की चीज आसपास नहीं है। तो मैं दूसरों को सिखाती हूँ। मैं लगभग 2 लाख लोगों को निःशुल्क, बिना किसी से पैसे लिए, बस भर के स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, मुझे ये लगता है कि प्रकृति का संरक्षण बोलने से
व्हाट्सएप करने से, उसकी फोटो खींचने से नहीं होगा। मेरे यहाँ इतने पक्षी हुए हैं, हजारों पक्षी इसी घर में पैदा हुए हैं। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मेरा घर है। हर प्रकार के पक्षी, उनको पीने को पानी, उनका रहने का जीवन, उनके घर, मेरे पास सारी तरह के फल, सारी तरह की जड़ी बूटियां हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले, हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में 29 तारीख को हम मनाते हैं विश्व बाघ संरक्षण दिवस। भारत दुनिया के लगभग 2/3 जंगली बाघों का घर है। बाघ एक अनोखा जानवर है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाघ एक ऐसा शीर्ष शिकारी है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है और जंगली खुर वाले जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखता है, जिससे शाकाहारी जानवरों और भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाली वनस्पतियों के बीच संतुलन बना रहता है। इसीलिए बाघों का संरक्षण नितांत आवश्यक है, जिससे जैव विविधता बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर एक विशेष जानकारी साझा कर रहे हैं चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट नरेंद्र कुमार सानोडिया। हमारे देश में 3682 बाघ हैं, जो हमारे प्रदेश की लगभग हम लोग 21% बाघ को धारित करते हैं। बाघ के संरक्षण और संवर्धन हेतु हमारे प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं और इसमें हम लोग बाघों हेतु अनुकूल वातावरण हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उनका संरक्षण और संवर्धन हो सके। और इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए हमारे पास में रीजन वाइज टाइगर स्ट्राइक फोर्सेस भी उपलब्ध हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में व्याप्त हैं, जो इनके शिकारों को रोकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गत वर्ष जो गणना हुई थी, इसमें WII और हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट के रूप में प्रथम नंबर पे है। हम लोग की जो काउंटिंग हुई थी, जिसको हम एनुमरेशन भी कहते हैं, उसमें हम लोग ने पूरा वैज्ञानिक तरीका अपनाया हुआ है, पूरे जो देश में व्याप्त है। उसमें प्रत्येक टाइगर का एक डॉक्यूमेंट्री डिजिटल डायरी तैयार की गई थी और उनके DNA के माध्यम से, फोटो ट्रैप के माध्यम से और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के साक्ष्यों के आधार पर इनकी गणना को अंतिम रूप दिया गया था। मैं समझता हूं कि हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि एक मध्य प्रदेश एक ऑप्टिमम जो हमारी प्रदेश की कैरिंग कैपेसिटी है, उसके आधार पे हम लोग एक ऑप्टिमम नंबर को धारित करें, जो बाघों के संरक्षण संवर्धन और हमारे बिना किसी मानव वन्य प्राणी द्वंद्व के हम दोनों आपसी सहयोग से हम लोग इस बहुत ही खूबसूरत प्राणी का हम लोग संरक्षण कर सकें। ये था राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का आज का अंक। इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया अनुभूति निगम, शिखा साहू और उदित तिवारी ने, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी ने। इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी इंदौर पर किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।